Hello students, how are you today? So today we are going to start new topic and my new topic is root मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो हम इसको RMS वैल्यू ऑफ AC भी बोल देते बेटे। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी इट्स द कंप्लीट डेरिवेशंस अप टू द लास्ट पार्ट क्या आता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो बेटे हमें पता है कि जो हमारे पास AC का सर्किट डायग्राम होता है उसकी जो वेव इक्वेशंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो AC की एक वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशंस में हमें एक बार मिलता है पॉजिटिव करंट और एक बार मिलता है नेगेटिव करंट। इसका मतलब कि एक साइकिल में जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव, तो नेट वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर वन साइकिल कितना हो गया, जीरो। तो हम इसको जीरो मानेंगे तो एक्चुअल में वेव बाय वेव फॉर्म में हमें ये जीरो मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, ठीक है। जो करंट फॉर वन सेकेंड, फॉर एग्जांपल अगर करंट करे 1 सेकेंड तक फ्लो, तो क्या उससे जो एनर्जी मिलेगी क्या उसकी वैल्यू जीरो है? आवर आंसर इज नो। तो हम बाय वेक्टर फॉर्म में हम बोल देंगे कि 5 एम्पीयर पॉजिटिव है, 5 एम्पीयर नेगेटिव, तो नेट वैल्यू फॉर वन साइकिल इज जीरो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बेटे। क्या होता है देखिए, अगर हमने 1 सेकेंड तक, मान लीजिए 1 मिनट मोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप 1 मिनट तक AC करंट फ्लो करवाते हो किसी रेसिस्टर में, ठीक है, तो वो कितना हीट अप होगा। और अगर उतने टाइम तक आप DC करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट बोल देंगे, उसको उसमें से भी हम करंट को पास करवाएंगे फॉर 1 मिनट, तो आप देखोगे अगर AC का करंट भी फ्लो करेगा तो वो वायर जो होगी वो रेसिस्टर क्या होगा, हीट अप। तो उतने टाइम तक कंडक्टर का जो हमारे पास DC का सर्किट था उसमें भी, DC करंट में भी अगर करंट फ्लो करेगा तो वो वायर भी हीट अप होगी। तो हमने देखा कि 1 मिनट तक अगर DC करंट फ्लो करे या फिर AC फ्लो करे, हमने इन दोनों की वैल्यू को, हीट एनर्जी को आपस में कंपेयर अप करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू को स्टडी करंट जो DC करंट है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट तक हमने AC करंट लगाया और 1 मिनट तक हमने DC करंट लगाया। हमने देखा कि 1 मिनट में AC वाली सर्किट डायग्राम में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, DC करंट के साथ। तो हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में कि एवरेज वैल्यू, सॉरी इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC की कितनी होगी, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन पार्ट। तो इसका डेफिनेशन पार्ट क्या आएगा, hello students, how are you bete? So let's start our next topic and our next topic is root mean square value of AC। इसको हम RMS वैल्यू भी बोल देते हैं बेटे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, इसकी हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे अप टू द लास्ट पार्ट, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो बेटे इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन करना चाहेंगे, ठीक है। हमें पता है जब AC करंट होता है, AC करंट की वेव फॉर्म आपने देखी होगी, ऐसी होती है बेटे। तो AC करंट में 1 साइकिल ऑफ ऑसिलेशंस में नेट वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू मिलता है जीरो। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ टाइम पे पॉजिटिव साइकिल, नेक्स्ट हाफ टाइम पे नेगेटिव साइकिल। तो जितना 5 एम्पीयर पॉजिटिव, 5 एम्पीयर नेगेटिव और नेट वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो हम बोलेंगे जी, तो करंट का वैल्यू फॉर 1 साइकिल ऑफ ऑसिलेशन कितनी मिलेगी, आप बोलेंगे जीरो। बट हमें पता है करंट अगर 1 मिनट तक फ्लो करे तो उसमें अगर इसकी 10 या 500 ऑसिलेशंस हो, नंबर ऑफ साइकिल, तो क्या 10 सेकंड तक अगर 1 मिनट तक करंट फ्लो करें, हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स में, तो हम देखते हैं कि वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है बेटे,
ठीक है। तो आप बोलेंगे जी करंट का वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यू नहीं है, हम बोलेंगे उसमें जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वो कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटे कि करंट की एवरेज वैल्यू जो होती है ना वन साइकिल की, उसको तो हमें पता है 0, हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? डीसी करंट के साथ। डीसी करंट को हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं। तो हमने दो कंडक्टर लिए, ठीक है, दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर को हमने डीसी करंट लगाया फॉर 1 मिनट और दूसरे कंडक्टर को भी हमने एसी करंट लगाया फॉर 1 मिनट। तो डीसी करंट में कंडक्टर में जैसे ही करंट फ्लो किया डीसी करंट, जितनी हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द एसी सर्किट। क्योंकि हमें पता है वन साइकिल ऑसिलेशंस में इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब अगर इसमें 100 ऑसिलेशंस भी आएंगी तो नेट वैल्यू ऑफ करंट 0 होगा। बट हमें पता है फॉर 1 मिनट तक अगर हम इस कंडक्टर को हीट अप करेंगे तो ये हीट हो जाएगा, इसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो आपको पता ही है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का करंट का हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो वो H इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी वाला जो फॉर्मूला है वो हम करंट वाले इक्वेशंस पे लगाएंगे और जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम डीसी करंट की हीट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, जिसको हम बोल देंगे आरएमएस वैल्यू, और इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल क्या होता है? जो रियल नहीं होता। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू के साथ भी इसको याद रखिए। बाय डेफिनेशन हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट, it is that steady current which when passed through a resistor gives the same amount of heat, ठीक है, as AC current does the same resistor for same time। मतलब जब DC करंट फ्लो करेगा थ्रू द रेसिस्टर तो वो जितनी हीट देगा उसकी सेम वैल्यू कौन देगा? व्हेन AC करंट विल पास थ्रू इट फॉर सेम रेसिस्टर एंड फॉर सेम टाइम। ठीक है। तो जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि दोनों रेसिस्टर्स को हम इक्वल टाइम के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, एक में डीसी और एक में एसी। तो हम दोनों में जितनी हीट होगी उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट्स नेक्स्ट पार्ट। डेफिनेशन आपको क्लियर है? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटे? आई आर एम एस और आई बी फॉर वर्चुअल करंट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी का इक्वेशन आपको पता ही है, दैट इज I is equal to I naught sin omega t। ओके, उसके बाद इफ द करंट फ्लो फॉर स्मॉल टाइम dt देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज कितना हो गया? वो आएगा DH। DH is equal to I square R dt, I square R dt। तो इस वैल्यू में हम जो करंट वाली इक्वेशन है ऊपर इक्वेशन नंबर 1 वो उसको हम सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2 यू हैव दिस वन इक्वेशंस। तो इस इक्वेशंस में हमारे पास हीट एनर्जी आ गई। अब इस हीट एनर्जी को हम टोटल हीट एनर्जी को अगर हमने फाइंड आउट करना है देन वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर दिस। इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। स्मॉल हीट आ गई है, टोटल हीट फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए। अगर फॉर हमने इसको फॉर हाफ टाइम पीरियड तक इसकी हीट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे देन आफ्टर वी हैव इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट में से h का वैल्यू टोटल आ गया, I स्क्वायर r कांस्टेंट वैल्यू है और अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर ओमेगा t। वैल्यू कितना बन गया इसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस, तो ये वैल्यू बच गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस में सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है स्केलिंग रूट में, हम इसमें डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा को या ओमेगा टी को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अंडरस्टैंड, दिस इज द फॉर्मूला। cos 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहां से हमने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे।
cos 2 थीटा पॉजिटिव उधर जाके माइनस हो गया, 2 बच गया, 2 को नीचे डिवाइड किया इस फॉर्म में, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा क्यों हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी पुट दिस वैल्यू इनटू दिस, तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा टी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सो देन आफ्टर यू हैव दिस इक्वेशन, हमने 2 जो था नीचे डिनोमिनेटर उसको कॉमन ले डाल लिया बाहर, अंदर इंटीग्रेट कर दिया 1 को, फिर माइनस cos 2 ओमेगा टी, इसको भी इंटीग्रेट किया, इस सारे को इंटीग्रेट किया, सेकंड फैक्टर को, वैल्यू कितना आया 0, 0 हमने यहां पे पुट कर दिया। कैसे 0 आया, लेट्स अंडरस्टैंड। तो cos 2 ओमेगा t को इंटीग्रेट किया तो बन गया sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। तो इसकी वैल्यू आ गया बेटा नीचे। तो नीचे हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता है ओमेगा बाहर चला गया, यहाँ पे 2 ओमेगा टी है बेटे। तो 2 ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई ओवर टी, तो 2 पाई ओवर टी पुट किया, इसमें टी का वैल्यू पुट किया, ये सारा फैक्टर 0 पुट किया, लिमिट तो 0 आ गया, इसको क्रॉस अप किया, क्रॉस वैल्यू तो आ गया 0। तो ये वैल्यू आपका 0 बन गया। अगर ये वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास हीट इक्वेशंस आ गई, ये हीट इक्वेशंस हमारे पास आ गई है। इस हीट को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ हीट। बाय डेफिनेशन इस हीट को हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाले करंट के साथ। तो ये देखिए आल्सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहती है कि ये जो करंट होगा वो करंट कैसा होगा, आरएमएस वैल्यू। तो इस हीट को दूसरी हीट के साथ हमने कंपेयर किया जिसमें करंट का वैल्यू है आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आरटी बाय 2। दोनों को कंपेयर करो, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बाकी के फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 है, तो उसको स्क्वायरिंग रूट कैंसिल हुआ तो वैल्यू बन गया आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। इसको सॉल्व किया वी गेट वैल्यू दैट इज RMS value of current is equal to 0.707 multiplied by I naught. So this is the mathematical expression for RMS value of AC current. Okay बेटे, so this is also very important topic. तो एग्जाम में आपको AC करंट में जहाँ तो मीन वैल्यू आ जाता है या फिर आता है RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अगले में लेक्चर्स में। थैंक यू। Now let's start next topic. Our next topic is what is the phasor and phasor diagram. Okay, तो क्या होता है बेटे phasor and what is the phasor diagram? This is question generally number of 1 और 2 marks में question आ जाएगा, ठीक है। So इसको हम स्टडी करेंगे what is phasor and phasor diagram. तो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे what is phasor. phasor क्या होता है बेटे, एक quantity which varies sinusoidally with time and represented as a projection of rotating vectors, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। which varies sinusoidally with time, तो उसका साइन ऑफ एंगल थीटा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ओके। एंड रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, तो वो प्रोजेक्ट क्या करेगा एज ए रोटेटिंग वेक्टर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी डायग्रामेटिकली, we have this one circle. In this one circle we have here the longer vectors, the जो larger vector है that will represent the EMF जिसको हम voltage बोलेंगे, and the smaller vector we call it is I for current। तो बेटे जो larger vector है, so there is two physical quantities। तो ये है physical quantity, एक है current, दूसरी किसकी है voltage की। तो voltage का variation कैसे होगा, from 0 to angle theta, sin of angle theta change हो रहा है with respect to time, okay। and it is also rotating a projected as a rotating vector। तो ये जो vectors है ये क्या कर रहा है, rotate कर रहेगा, ठीक है। तो ये value a quantity which varies sinusoidally with time and represented as a projection vector, projection of rotating vector is called phasor, ठीक है। तो ये phasor क्या है, I and E, करंट और वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, phasor, ठीक है। और जो हमारे पास जो डायग्राम है, जो क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आता है वो है व्हाट इज द फेजर डायग्राम। तो हम फेजर डायग्राम क्या होगी, द डायग्राम, दिस इज डायग्राम, ओके, दिस डायग्राम, द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स करंट एंड वोल्टेज, ओके, करंट एंड वोल्टेज एज ए प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर विद सम फेस एंगल बिटवीन देम,
ठीक है। तो हमारे पास फेजर डायग्राम क्या हुआ? फेजर डायग्राम ऐसी डायग्राम जिसमें हम करंट और वोल्टेज में एंगल, फेस एंगल क्या हो? फाई हो, ठीक है। और दोनों वेक्टर कैसे हो? एज ए प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स। उस डायग्राम को हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या है? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स ईएमएफ एंड करंट एज ए रोटेटिंग वेक्टर along with phase angle between them। तो फेस एंगल along between them कौन सा हुआ? फाई। अब हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे बेटे। देखिए यहां से एक है आपका वोल्टेज का, वोल्टेज और करंट के बिटवीन कौन सा एंगल है बेटे? फाई। और इस फाई को हम बोलते हैं हम फेस एंगल, ठीक है। तो फेस एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड फेस एंगल। तो ये हुआ हमारे पास एंगल, फेस एंगल फाई। तो इसी को हम, इस डायग्राम को हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। ओके, अब हम इसको और थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। वी हैव टू टाइप ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन होगी वोल्टेज की, दूसरा कौन सा इक्वेशन होगा? करंट का। वोल्टेज इक्वेशन आपको पता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से देखिए वोल्टेज का फ्रॉम जीरो कितना एंगल है? वोल्टेज का फ्रॉम अलोंग एक्स एक्सिस, इसका कितना एंगल है वोल्टेज का? ओमेगा टी। तो इसका जो थीटा आएगा वो आएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट का देखिए, करंट का कितना एंगल होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसलिए ओमेगा टी प्लस फाइव हुआ। तो ये जो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करेंगी? करंट एंड वोल्टेज। और ये वाली जो डायग्राम होगी, इस डायग्राम को हमने नाम दे दिया, क्या नाम बोलेंगे? फेजर डायग्राम। द डायग्राम which represents current and voltage and angle, phase angle phi between them. Okay, so this is called phasor diagram. So let's understand next topic, that is the resistors connected in a AC circuit only. ठीक है, let's start. So let's start our next topic, and in our next topic we have a AC circuit containing a resistor only. तो बेटे हमारे पास क्या होगा? एक सर्किट डायग्राम which consists a power supply of EMF and a resistor only. इस सर्किट डायग्राम से हमने फिर इसमें करंट और वोल्टेज की डायग्राम बनाएंगे। So let's start our next topic. Our next topic is AC circuit containing a resistor only. तो बेटे इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? इस सर्किट, AC circuit which contain a resistor only. एक ऐसा सर्किट which have EMF value voltage and a resistor only. Okay, तो तब हम इसमें से टू टाइप्स की इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। एक इक्वेशन होगी वोल्टेज और सेकंड इक्वेशन होगी करंट, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज की दोनों इक्वेशंस को हमने हर बार ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना हमारे पास, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ये नंबर 1 है। नंबर 2 में एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे अलग अलग सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे और उनमें से कौन सी इक्वेशंस को ड्राइव करना है? करंट इक्वेशन एंड वोल्टेज इक्वेशन। नंबर 2, हमने हर एक सर्किट डायग्राम्स में 3 डायग्राम जरूर बनानी है, कंपल्सरी इट इज। ओके, फर्स्ट डायग्राम फिगर नंबर 1 जिसमें करंट, जिसमें वोल्टेज का सप्लाई एंड रेजिस्टर होगा। नंबर 2 विद वेरिएशंस ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो याद रखिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटे? हमने जब भी यहाँ पर करंट और वोल्टेज की ग्राफ को ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने याद रखना है जो वोल्टेज का ग्राफ होगा उसको हम लिटिल बिट बड़ा बनाएंगे, ठीक है, सिंपल लाइन से ऐसे ड्रॉ करके। और जो करंट का ग्राफ बनेगा उसको हम डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये करंट का होगा स्मॉल और वोल्टेज का होगा बड़ा, ठीक है। सो लार्जर ग्राफ फॉर वोल्टेज एंड स्मॉलर ग्राफ ऑफ करंट, बट इन डॉटेड फॉर्म। ये डॉटेड फॉर्म में इसलिए करते हैं ताकि हमें इसमें डिफरेंस पता चले कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ कौन कौन सा चल रहा है। अदरवाइज सेम लाइन होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लाइन किधर को जा रही है। ओके, तो इसमें थीटा, फाई, फेस एंगल, ये थोड़ा आगे हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। और थर्ड डायग्राम बनेगा, थर्ड डायग्राम होगा हमारा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है?
द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज में जितना आएगा 5, इसमें 5 का वैल्यू 0 है, 5 का वैल्यू 0 है, so that we have here only sin omega t. Okay, so we have 3 type of diagram. So let's understand, let's write down its part, theory part. Consider a pure resistor connected across the alternating EMF. Okay, so instantaneous value of EMF is, तो हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन आती है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, वो आपको ऑलरेडी पता है क्या वैल्यू होती है बेटे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है वोल्टेज की, जो हर बार बार हम देखेंगे। तो हमारे पास बन गया ना वोल्टेज का इक्वेशन आ गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने हमारे पास अब वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। अब हमने कौन सी फाइंड करनी, करंट की, नंबर 2। तो करंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ I इज द करंट इन द सर्किट एट दैट इंस्टेंट देन वोल्टेज। अगर करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो इसमें वोल्टेज कितनी होगी, रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है V का, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब टोटल EMF जितनी भी फ्लो कर रही है इसके अंदर E इज इक्वल टू IR। तो हमने यहाँ से कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, करंट की। तो करंट का वैल्यू साइड पे रखो, तो बनेगा E ओवर R। E ओवर R बन गया, तो यहाँ से ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू अब हम सेकंड में पुट करेंगे। फर्स्ट की वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड में। सेकंड में पुट किया तो वैल्यू क्या आ गया, E नॉट ओवर R। इस इक्वेशंस में ये जो E नॉट होता है, E नॉट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। E का वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और साइन थीटा जितना उसका एंगल, फेस एंगल था। ओके, नंबर 2 फेस एंगल नहीं है, ये सिंपल थीटा का एंगल होगा जो भी है। ओके, तो I इज इक्वल टू I नॉट। ओके, तो आपको पता है I का वैल्यू क्या होता है, I का वैल्यू था E नॉट ओवर R इज इक्वल टू I नॉट। और I नॉट क्या आएगा, I नॉट का वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम पीक वैल्यू ऑफ करंट भी बोल देते हैं बेटे। तो E नॉट का वैल्यू, I नॉट का वैल्यू क्या है, E नॉट अपॉन R। दिस इज कॉल्ड वेयर I नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन, करंट इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन वोल्टेज की और दूसरी इक्वेशन करंट की। तो दोनों इक्वेशन को हमने फाइंड आउट करना था और हमने लास्ट में इसको फाइंड आउट कर लिया। आगे क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला इक्वेशन देखिए सबसे पहले। अब हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों का इक्वेशन आ गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, मतलब वोल्टेज का कितना एंगल है, ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये जो लॉन्गर एरो है, लॉन्गर एरो रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी। क्लियर। नंबर 2 ये हमारे पास है करंट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी साइन ओमेगा टी, कितना थीटा है, ओमेगा टी, किसका, करंट का। अब देखो ये जो लार्जर एरो है वो वोल्टेज का होगा, स्मॉलर एरो किसका होगा, करंट का। और करंट का एंगल भी अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, ओमेगा टी। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों का फेस एंगल कितना था, फेस एंगल तो 0 है, सिंपल थीटा। थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी। और ये दोनों सेम फेस है, दोनों करंट और वोल्टेज कैसे है, दोनों सेम फेस। तो हम लिखेंगे in AC circuit containing a resistor only current and EMF are in phase। in phase का मतलब दोनों सेम फेस में है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो भी थीटा था वो कॉमन ही है, ओमेगा टी। ठीक है, एंगल। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज एज शोन इन फिगर। तो हम इसने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसको अच्छे से समझेंगे, दैट इज व्हाट फिगर नंबर 1, 2 एंड 3। अब एक चीज देखिए, ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए बेटे, क्योंकि दोनों करंट और वोल्टेज इकट्ठे मूव कर रहे हैं और दोनों में एंगल सेम है। एंगल इसमें दोनों में क्या था, फेस एंगल कितना है, दोनों में 0। फेस एंगल 0 है, तो दोनों इकट्ठे 0 से शुरू करेंगे, इकट्ठों का वैल्यू ईएमएफ मैक्सिमम आएगा, इकट्ठे 0 पे आएंगे, तो दोनों का फेस कैसा होगा, सेम फेस है, इन फेस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों इकट्ठे 0 पे जाएंगे, दोनों इकट्ठे मैक्सिमम पीक वैल्यू पे जाएगा। अगर ये करंट का इक्वेशन है तो करंट अपनी पीक वैल्यू पर
मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी होगी आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का कितना आएगा ई नॉट। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिस शो द रिप्रेजेंटेशंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो इसमें आपने ये पार्ट करनी है 3 एंड करंट और वोल्टेज का इक्वेशन टाइप करेंगे। सो दिस इज अवर एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर ओनली। सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग अ इंडक्टर्स। टिल देन थैंक यू।